एक बुक आई थी तकरीबन 15 साल पहले आई होगी, उसका नाम था कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। बिल्कुल ठीक है। जॉन पर्किंस थे, ही हिमसेल्फ वाज एन इकोनॉमिक हिटमैन। यूएस गवर्नमेंट ने उनका हायर किया था और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बताया था कि हम इस तरह से गवर्नमेंट के साथ करते हैं। किसी भी गवर्नमेंट के पास जाते हैं, वो लीडर के पास जाते हैं और एक कोई इकोनॉमिक हिटमैन जाता है पहले और उस लीडर को ऑफ़र करता है कि भाई हमें ये काम आपसे लेना है, उसके लिए हम आपको, ये हमारे पास बैग है, इसमें बहुत सारे पैसे हैं आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अगर आप नहीं करते ये काम तो ये गोली है, इस पे आपका नाम लिखा है और आप समझदार है। फिर वो गवर्नमेंट उस आदमी को या जो भी लीडर है उसको फोर्स करते हैं अपने काम करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये हर जगह होता है। आई मीन ऐसा नहीं कि कहीं, लेकिन ज़ाहिर है जब आप खुद से इतने वीक होंगे या आपकी कंट्री इतनी वीक होगी कि कुछ कर भी नहीं पाया उसके लिए, तो फिर आप देखेंगे आपके लीडर्स बिछते चले जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखने में आया। हाँ, तो लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया है जब ऐसी चीज़ों को वो नहीं एक्सेप्ट करते, वो सैक्रिफाइस कर देंगे, ठीक है ना, लेकिन कभी भी अपनी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे पड़ोस में मिसाल है इंडिया भी है, ईरान भी है। बिल्कुल ईरान। आई मीन ईरान भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने अपने अशाइद को वो आके उनसे बैठ के बात करते हैं और बिल्कुल यानी ऐसे नहीं कि बिच जाते हैं, ठीक है। स्पेशली विद इन लास्ट 40 इयर्स कॉम्प्रोमाइज़ कहीं भी नज़र नहीं आया। नहीं, नेगोशिएशंस हैं, टफ नेगोशिएशंस हैं, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल इक्वल लेवल पे बात। हमारी तो अनफॉर्चुनेटली अगर कोई नेगोशिएशंस होती है किसी को पता भी नहीं चलता कि नेगोशिएशंस में क्या है, यानी आपने क्या कुछ बेच दिया, बिल्कुल नहीं पता होता। इन्हें इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आके बिजनेस कर रही होती हैं, लेकिन आपने उन पर कोई ओवरसाइट भी नहीं रखी हुई, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उनको। वो लोग आते हैं, आप उनको बहुत अच्छी तरह से फैसिलिटेट करते हैं, वो पैसा बना के आपका बाहर लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अपने लोगों को आपने वो अपॉर्चुनिटी से महरूम किया हुआ है इतने सालों से, यानी ये कोई अभी की बात नहीं। इसी तरह देखें आप, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री अभी तक क्यों नहीं लगी इतने साल से। जापानीज़ कंपनीज़ हैं जो इन्होंने आपकी मोटर इंडस्ट्री को डोमिनेट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है भाई? आपने उनके साथ ऐसी क्या डील की कि आपके अभी तक जो है यहाँ पर 100% तो छोड़ दें, आपने पता नहीं कि बहुत ही कम परसेंटेज होती है जो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होती है। दूसरी कंट्रीज ने उनके साथ उन्हीं कंपनीज़ के साथ नेगोशिएट करके अपने मुल्क से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अरसे से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ऐसी डील्स आप क्यों नहीं कर सकते हैं? यानी आपको कौन रोक रहा है? आप वही लोग हैं, उन्हीं के साथ उन्होंने भी डील किया, आप क्यों नहीं कर सकते ये डील? ये चीज़ नहीं समझ में आती कि आई मीन समझ में तभी आती जब आप वो चीज़ें कनेक्ट करते हैं कि भाई पजल मेक करते हैं। तो कहीं ना कहीं से जो है ना आपके वीक लिंक्स हैं जो बेसिकली आपके मुल्क को बेच रहे हैं और वो बैठे हुए ऊपर बेसिकली। देयर आर ब्लैक शीप्स जो सब कुछ कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली वही पिछले 70-75 सालों के अंदर वही इक़्तिदार में आते रहे हमेशा। एक सिस्टम बना हुआ है और सिस्टम के जो है वो अब इतना बुरा हाल हो चुका है सिस्टम का कि अगर यही सिस्टम चलता रहा कि अगले, मैं 10 साल की बात कर रहा था, मेरे ख्याल से अगले 100 साल भी गुजर जाएं तो इस सिस्टम के साथ तो कुछ भी तब्दील नहीं होने वाला। नहीं, आप इनफैक्ट इस सिस्टम के वजह से आप ख़राब से ख़राब तर सिचुएशन की तरफ जैसे होता आ रहा है। जी बिल्कुल। यानी ये जो आपको लोन्स मिलते हैं ये बेसिकली थोड़ी सी मोहलत आपको और मिल जाती है, लेकिन आगे जाके आपकी जो फ्यूचर जनरेशन उनको देना पड़ेगा। श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने, अगर हम एज अ नेशन उनसे भी ना सीखें तो फिर तो हमारी एज अ नेशन हमारे ऊपर तोहफे फिर तो बिल्कुल ऐसे ही। मतलब अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी मिसाल हमारे बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, बिल्कुल एक तरह का नेबरहुड ही है हमारा। बिल्कुल। तो अगर यहाँ से इतनी बड़ी मिसाल हमें मिल गई है और सेम मिस्टेक्स उन्होंने की हैं जो पाकिस्तान अब तक करता आया है, उसी तरह की मिस्टेक्स वहाँ पे हुई हैं और उनका बुरा हाल हो चुका है और हम देख रहे हैं कि उनका बुरा हाल हो चुका है। लेकिन उससे बावजूद उसके अगर हम नहीं सीख रहे, हमने अगर अपनी जो 2-2 गज़ की 2-2 फीट की मस्जिदें बनाई हुई हैं, अगर हम उनसे बाहर नहीं निकलते तो मेरा नहीं ख्याल कि अगले 20-50 सालों में 100 सालों में भी कोई चेंज आने वाला नहीं, ये तो ज़ाहिर है आप एज अ नेशन हमें सोचना पड़ेगा इसके लिए और चेंजेस लानी पड़ेंगी। अच्छा, आखिर में ना प्रोग्राम के एंड में मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर करना चाहता हूँ जो काफ़ी देर से पॉपअप हो रहा है मेरे माइंड के अंदर। वो ये है कि देखें, वेस्ट और यूएस या यूरोप और यूएस कह लें आप तो पूरा वेस्ट बन जाता है।
तो ये जो है इतनी आसानी से तो अपना जो कंट्रोल है, अपनी जो पावर जो इनके पास है पूरी दुनिया की, तो वो इतनी आसानी से तो अपने हाथ से जाने देंगे नहीं। तो ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, जो इस ब्रिक्स से जुड़ता चला जा रहा है, उनके कितना ख़िलाफ़ होता जा रहा है वेस्ट, थोड़ा सा इसके ऊपर अगर रोशनी डालें आखिर में। ये सब ब्रिक्स की तरफ आई इसीलिए कि वेस्ट इनकी तरफ ख़िलाफ़ हो रहा था, क्योंकि देखिए हर कंट्री की पॉलिसी वेस्ट चाहता है कि वो उसको इन्फ्लुएंस करे, क्योंकि बात करते हैं। हाँ, तो वो बेसिकली उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ जो उनको फेवर करता है। तो अब ज़ाहिर है वो तो चाहेंगे कि ये कंटिन्यू करते रहे उनको फेवर, और जब भी कोई कंट्री निकल के जाती है तो वो ज़ाहिर है उसको पहले तो कोशिश करते हैं कि भाई हम आपके लिए थोड़ी बहुत रियायत करेंगे, आप वापस आ जाए। जब वो उसके बावजूद भी नहीं आते तो फिर वो उनके ख़िलाफ़ हो जाता है, फिर उनके ख़िलाफ़ फिर आप हर जगह देखेंगे, फिर बेसिकली उनकी फ़ाइल खुल जाती है। जब उनकी फ़ाइल खुल जाती है, आप हर अखबार हर जगह आप उनके बारे में बुरी चीज़ें सुनना शुरू कर देंगे। वो टाइम पीरियड वो होता है कि जब आपको लगता है, फिर ये एक और चीज़ ये करते हैं कि वो वीकेस्ट के पास पहले जाते हैं ताकि दूसरे उससे सबक सीख लें। ठीक है ना। एक वो मिसाल थी कि एक शेर होता है, उसको भूख लगी होती है, वो 3 गाय होती हैं वहाँ पे, तो वो उसको पता है वो अगर एक साथ यानी अटैक करेगा तो ये तीनों जो है ना उसके पीछे आ जाएंगे। तो वो फिर एक के पास गया, एक को कन्विंस किया कि भाई मुझे तो भूख लग रही है लेकिन मैं तुम्हें आज छोड़ देता हूँ और मैं उसके पास जाऊँगा, तो कुछ कहना नहीं, ठीक है। वो दूसरे के पास भी जाता है, उसको भी कन्विंस कर लेते कि भाई मैं इसके पास जाऊँगा, तीसरे वाले के पास, लेकिन आपको नहीं कहूँगा, आपने बीच में नहीं आना। कहता ठीक है भाई, चलो मेरी तो जान बच गई आज। तो इसी तरह वो फिर 3 दिन बाद उसको दोबारा भूख लगती है, फिर वो यही स्ट्रैटेजी करता है, एक के पास जाता है कि मैं उसको खाऊंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर 4-5 दिन बाद उसको दोबारा भूख, फिर वो जिसके पास पहले गया तो उसके नंबर आ गया। तो उसको अंदाज़ा हो जाना चाहिए था पहले तक कि भाई जब वो उसको भूख लग रही है, ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, उसको रोज़ लगेगी। तो वो आज उसको खा रहे, कल मेरा नंबर आएगा किसी न किसी दिन। बात सारी है। तो वो अभी तक जो कंट्रीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रिक्स की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो लग रहा है कि भाई अब जो टाइम है, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के अंदर जो वेस्ट को जिस तरह से ख़ास तौर पे यूएस यहाँ से भागा है, और जो इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन हुई है इसके बाद, उनको लग रहा है कि अब वो टाइम आ गया है कि जो क्योंकि हर चीज़ जो ऊपर जाती है ना वो नीचे आती है, तो वो चीज़ यूएस की उनको नज़र आ रही है कि आपने ट्रंप जैसा बंदा वहाँ पर इलेक्ट हो गया, अब बाइडन जैसा, तो यानी वो उनकी लीडरशिप भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। तो वो एक ऐसी चीज़ हो गई है कि आप अगर ट्रंप जैसा बंदा वहाँ पर एक पूरी यानी दुनिया के लिए मजाक बना हुआ था, वो जाके वहाँ का लीडर बन गया, तो आप वहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने भी अपनी आवाम को इसी तरह बेवकूफ़ रखा हुआ है, वहाँ का मीडिया बिल्कुल डम डाउन करके चीज़ें बताता है, तो उनको भी कोई चीज़, क्योंकि वो अपनी जिस तरह से दुनिया के साथ करते हैं उसी तरह उन्होंने अपने आवाम को भी अपने कंट्रोल में रखा हुआ है ताकि वो सिस्टम चलता रहे किसी न किसी तरह से। तो यही सिचुएशन है। होप देखते हैं कि कितनी जल्दी ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है या शिफ्ट होता है। लेट्स सी, होपफुली अगले 10-20 सालों में जो भी प्रेडिक्शन है, स्पेकुलेशन है इसमें। बस पाकिस्तान के लिए ये दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो कुछ तब्दील हो, कुछ बड़ा चेंज आए, जिसके ज़रिए से जो है वो पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं, ख़ास तौर से पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, किस साइड को चुनना है, किसका साथ देना चाहिए, किसके साथ चलना चाहिए, ये तब ही अच्छा फ़ैसला होगा कि जब हमारे हुक्मरान जो है वो मुल्क के मफाद के बारे में सोचने वाले आएंगे, ना कि सिर्फ अपनी अपनी ज़ात और अपनी पार्टीज़ के बारे में सोचने वाले। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहने का वक्त हुआ चाहता है। अदनान मिर्ज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। आखिर में वही बात जो हम हमेशा करते रहे हैं, प्रोग्राम के दौरान भी हम करते रहे हैं, कि अपनी ज़ात के बारे में, अपनी फ़ैमिली के बारे में, और सिर्फ अपने ही पार्टी के बारे में, या मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता वो वाले, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि जो कुछ आप समझ रहे हैं कि बेहतर है, हो सकता है कि वो बेहतर ना हो। तो आपको ये आज ही सोचना शुरू कर देना चाहिए, अनलेस कि बहुत देर हो जाए और पानी सर से
गुजर जाए। अभी भी जो पानी है वो हमारे सर तक तो पहुंच ही चुका है। तो अब आप अपने अपने जो ग्लासेस लगाए हुए होते हैं ना, हमने बायसनेस के ग्लासेस होते हैं हमारे, हर किसी ने आजकल हमारे यहाँ पर जो है वो लगाए हुए, तो वो उतारने पड़ेंगे, उसके बाद ही कुछ बेहतर हो सकता है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम भी पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ सीखा और समझा होगा और उस पर कुछ अमल करने की भी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में होती है आपसे मुलाकात। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।